दोस्तों, लक्ष्मीकांत के सीरीज में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा नहीं लग रहा है तो आप लोग वीडियो को मत पढ़िए ना। आप लोग 25 सेकेंड 27 सेकेंड देखते हैं, ये कौन सा तरीका है पढ़ने का। दोस्तों, नहीं अच्छा लग रहा है मत देखिए। आप लोग कमेंट करके बताइए कि यहाँ पर गलती हो रहा है, मैं उसको सुधारूँगा, ठीक है। लेकिन बीच में मत जाइए छोड़कर, ठीक है। और मैं आपको इतना अच्छे से पढ़ाता हूँ, कोई नहीं पढ़ाएगा भाई। एक एक पॉइंट को मतलब हाईलाइट करके बताता हूँ। आप लोग खुद से पढ़ेंगे तो आपको प्रॉब्लम होगा ना। मैं आपको तो इतने अच्छे से पढ़ाता हूँ, कोई नहीं पढ़ाएगा दोस्तों, फिर भी आप लोग ऐसे करते हो, ठीक है। आखिर छोड़िए, चलिए हम लोग देखते हैं कि हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं इसमें। तो दोस्तों, हमें इसमें पढ़ेंगे कि स्वतंत्रता अधिनियम के बाद संविधान सभा में क्या क्या परिवर्तन हुआ। उसके बाद फिर देखेंगे हम इसके कुछ अन्य कार्य देखेंगे, जैसे कि राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया, राष्ट्रीय गान को कब अपनाया गया, राष्ट्रपति को कब अपनाया गया। फिर हम कुछ संविधान सभा की समितियों को देखेंगे, कुछ बड़ी समिति थी और कुछ छोटी समिति थी। इसके बाद हम देखेंगे कुछ अन्य प्रारूप समिति को भी समझेंगे कि प्रारूप समिति क्या थी, कितने सदस्य थे प्रारूप समिति में। फिर हम ये भी देखेंगे कि संविधान सभा की आलोचना किस आधार पर की जाती है, आखिर संविधान सभा की आलोचना क्यों करते हैं लोग, ये भी समझेंगे, जो कि इम्पोर्टेंट है, ठीक। इससे पहले मैंने संविधान सभा के गठन, संविधान सभा की कार्यप्रणाली, ये सभी चीज़ें हम पढ़ा चुके हैं। तो अगर आप नहीं देखें तो जाकर देखिए, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, स्वतंत्रता अधिनियम जब आया तो स्वतंत्रता अधिनियम किस लिए आया था? भारत को आज़ाद करने के लिए, ठीक है। और उसके द्वारा कुछ परिवर्तन हुआ संविधान सभा में। क्या परिवर्तन हुआ दोस्तों? तो देखिए, यहाँ पर परिवर्तन यह हुआ कि जो देशी रियासत संविधान सभा से खुद को अलग रख रही थी, वह भी अब धीरे धीरे शामिल होने लगी संविधान सभा में। फिर क्या हुआ, 28 अप्रैल 1947 को 6 राज्य के प्रतिनिधि ने सभा के सदस्य बन चुके थे देशी रियासत के, ठीक है। फिर क्या होता है कि जब 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना के तहत भारत की विभाजन की बात होता है, भारत का विभाजन कर दिया जाता है, तब उसके बाद अन्य देशी रियासत के ज़्यादातर प्रतिनिधि भी सभा में अपनी सीटें ग्रहण कर लेते हैं, ठीक है। और इस तरह भारतीय हिस्से के मुस्लिम लीग भी सभा में शामिल हो जाते हैं, और इस तरह मुस्लिम लीग भी और देशी रियासत भी शामिल होने लगते हैं। मुस्लिम लीग भारतीय हिस्से के, ठीक है, पाकिस्तान के हिस्से के नहीं, याद रखिए। तो चलिए देखते हैं कि इस स्वतंत्रता अधिनियम के द्वारा सभा में क्या क्या परिवर्तन हुए। तो दोस्तों, इसके द्वारा 3 परिवर्तन हुआ। पहला परिवर्तन यह हुआ कि सभा यानी संविधान सभा पूरी तरह संप्रभु निकाय बन गई। संप्रभु निकाय का मतलब कि वह अब खुद में प्रभु हो गई, उस पर किसी का दबाव नहीं था। वह स्वेच्छा से क्या कर सकती थी, तो कोई भी संविधान बना सकती थी। और इस अधिनियम ने क्या दिया इनको, तो इस अधिनियम ने सभा को यह शक्ति दे दी कि ब्रिटिश संसद द्वारा बनाए गए भारत के संबंध में किसी भी कानून को समाप्त कर सकती है और उसे बदल सकती है। किसको दिया गया? तो सभा को यह अधिकार दे दिया गया कि वह ब्रिटिश संसद के द्वारा बनाया गया कोई भी कानून हो, उसे समाप्त, उसमें बदलाव और अपने आप यानी स्वेच्छा से कोई भी संविधान बना सकती है। तो यहाँ से सबसे पहला परिवर्तन यही हुआ कि सभा पूरी तरह संप्रभु निकाय बन गई। फिर दूसरा परिवर्तन यह हुआ कि दोस्तों, संविधान सभा एक विधायिका बन गई, लेजिस्लेचर बन गई कि वो अब कानून बना सकती है, ठीक है। कानून, किसी भी विषय पर कानून बना सकती है वह। दूसरे शब्दों में कहे तो उसे 2 कार्य सौंपा गया, 2 अलग अलग काम सौंपे गए। पहला कार्य यह था कि एक स्वतंत्र भारत के लिए संविधान बनाए, और दूसरा कार्य यह था कि देश के लिए आम कानून लागू करे। और इन दोनों कार्यों को अलग अलग दिन करना था दोस्तों। और इस प्रकार संविधान सभा ने स्वतंत्र भारत की पहली संसद बनी। कौन? स्वतंत्र भारत की पहली संसद कौन बनी? तो संविधान सभा बनी दोस्तों। पूछेगा क्वेश्चन कि स्वतंत्र भारत की पहली संसद कौन थी, तो संविधान सभा थी, ठीक है। और जब भी संविधान की बैठक सभा के रूप में होती तो इसकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद करते हैं। मैं सबको हटाता हूं, और देखिए यहाँ पर कितना इंपॉर्टेंट फैक्ट लिखा हुआ है, जो कि आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, अगर जब भी संविधान सभा की बैठक के तौर पर बैठक होती तो इसकी अध्यक्षता कौन करते? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और जब भी बैठक बतौर विधायिका की होती तब इसकी अध्यक्षता कौन करते? तो जीवी मावलंकर करते। ये क्वेश्चन प्री में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है दोस्तों। तो दूसरा परिवर्तन क्या हुआ कि विधायिका बन गई और 2 कार्य सौंपा गया इनको कि एक संविधान बनाइए और दूसरे उसे आम देश के लिए आम कानून लागू करना, ठीक है। और पहली बात कि देश की पहली संसद कौन बनी? तो संविधान सभा बनी। और अगर संविधान सभा के तौर पर बैठक होती तो अध्यक्षता राजेंद्र प्रसाद, और बतौर विधायिका के तो जीवी मावलंकर करते थे, ठीक है।
और इस तरह क्या होता है दोस्तों कि संविधान सभा 26 नवंबर 1949 तक इन दोनों रूपों में कार्य करती रही और इस समय तक संविधान का कार्य पूरा हो चुका था। ठीक, तो यह दूसरा परिवर्तन था। और तीसरा परिवर्तन यह हुआ दोस्तों कि मुस्लिम लीग के सदस्य जो पाकिस्तान में शामिल हो चुके थे भारतीय संविधान सभा से अलग हो गए। जो मुस्लिम लीग के सदस्य थे पाकिस्तान में शामिल हो चुके थे वे भारतीय संविधान सभा से अलग हो गए और इसी की वजह से सन 1946 में माउंटबेटन योजना के तहत जो सदस्यों की कुल संख्या 389 सीटें रखी गई थी उसके जगह अब कितना आ गई तो 299 सीटें तक आ गिरी। इसी वजह से जो मुस्लिम लीग पाकिस्तान में शामिल हो गए और जो भारतीय प्रांत यानी कि औपचारिक रूप से ब्रिटिश प्रांत की संख्या जो 296 सीटें थी 296 अब वह 229 सीटें आ गिरी और जो देसी रियासत की सीटें 93 थी वो अब 70 आ पहुंची थी दोस्तों। तो यह परिवर्तन हुआ कि मुस्लिम लीग के चले जाने से सीटों में कमी आ गई, 299 सीटें रह गया। ब्रिटिश प्रांत में 296 से 229 रह गया, 93 से 70 हो गया देसी रियासत में और इस तरह कुछ परिवर्तन हुआ। ठीक है, अगर कुछ अन्य कार्य की बात करें हम तो अन्य कार्य में जैसे कि संविधान निर्माण और आम कानून को लागू करने के अलावा अन्य कार्य क्या था तो दोस्तों मई 1949 में राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का सत्यापन किया गया। फिर 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया। फिर 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान को अपनाया गया। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत को अपनाया गया। 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत के प्रथम राष्ट्रपति हम लोग चुने। तो इस तरह परिवर्तन हुआ। देखिए ध्वज की बात करें तो वो 1947 में अपनाया गया था। अगर बात करें गान गीत और राष्ट्रपति की तो वह सब 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। ठीक है, और इस तरह हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया और 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा और संविधान सभा की कुल 11 बैठकें हुई। कितनी बैठक हुई? 11 बैठकें हुई और इस तरह 60 देशों के संविधान का अवलोकन किया गया, यानी 60 देशों का संविधान का अध्ययन किया गया और इसके प्रारूप पर 114 दिनों तक विचार हुआ और संविधान के निर्माण पर कुल 64 लाख रुपए का खर्च आया था दोस्तों। और इस तरह संविधान सभा की अंतिम बैठक 26 जनवरी 1950 को सभा की अंतिम बैठक हुई। सबसे अंतिम बैठक 24 जनवरी को हुआ था, 24 जनवरी का। उसी समय हम राष्ट्रीय गान को, राष्ट्रीय गीत को, राष्ट्रपति को हमारे भारत के प्रथम राष्ट्रपति चुने गए थे। और इस तरह क्या होता है दोस्तों कि 26 जनवरी 1950 और 1951-52 में आम चुनाव के बाद नई संसद के निर्माण तक भारत की अंतिम संसद के रूप में कार्य किया था। भारत की अंतरिम संसद के रूप में कार्य किया था। ठीक है, नई संसद। और इस तरह अपना संविधान बनकर कब तैयार हो गया था दोस्तों तो 26 नवंबर दोस्तों 1949 को बनकर तैयार हो गया था। 26 नवंबर 1949 और लागू कब हुआ दोस्तों तो 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हो गया दोस्तों। तो इस तरह क्वेश्चन भी पूछता है। ठीक है, अगर बात करें कुछ समितियाँ की तो दोस्तों यहाँ पर कुछ समिति है जो सबसे इम्पोर्टेंट समिति है संविधान का सभा की समिति। तो देखिए संविधान सभा के निर्माण से संबंधित विभिन्न कार्य को करने के लिए कई समितियों का गठन किया गया था, जिसमें 8 बड़ी समिति थी और कुछ अन्य छोटी समिति थी। ठीक है, इन समितियों तथा इनके अध्यक्ष के नाम आपके नीचे दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं। इसको याद आप लोग कर लीजिएगा। जैसे कि बड़ी समिति में बात करें तो संघ शक्ति की समिति जवाहरलाल नेहरू, संघीय संविधान की समिति जवाहरलाल नेहरू, प्रांतीय सरदार पटेल। जैसे कि आपको पता है कि सरदार पटेल ने प्रांत को सबको मिलाने का काम किया था, इसीलिए इन तो लौह पुरुष के नाम से जानते हैं। फिर अगर प्रारूप समिति के अध्यक्ष करते डॉक्टर अम्बेडकर को, ये तो सब लोग जानते हैं। अगर मौलिक अधिकार अल्पसंख्यक जनजाति बहिष्कृत के लिए सलाहकार समिति की बात करें, परामर्शदाता समिति की, तो यह सरदार पटेल थे। ठीक है, और इस समिति के अंतर्गत 5 उप समितियाँ भी थी, जैसे मौलिक अधिकार उप समिति JB कृपलानी, अल्पसंख्यक उप समिति SC मुखर्जी, उत्तर पूर्व सीमांत जनजातीय क्षेत्र असम को छोड़कर तथा आंशिक रूप से छोड़े गए क्षेत्र के लिए उप समिति गोपीनाथ कौन थे तो गोपीनाथ बोरदोलोई थे। ठीक है, और उसके बाद छोड़े गए, आंशिक रूप से छोड़े गए जैसे कि असम सिंचित क्षेत्र के अलावा उप समिति AV ठक्कर थे। इस तरह आप लोग इसे याद कर लीजिएगा। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट है जैसे कि संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, राज्य के लिए समिति और राज्य से समझौता करने वाली समिति के बारे में तो जवाहरलाल नेहरू। अगर प्रक्रिया समिति की बात करें तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट समिति थे। छोटे समिति आप लोग देख लीजिएगा। ठीक, उसके बाद करें अगर प्रारूप समिति की तो प्रारूप समिति दोस्तों की
संविधान सभा के सभी समितियों में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण कौन समिति थी? तो प्रारूप समिति थी। और प्रारूप समिति, इसका गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ था। कब हुआ था? तो 29 अगस्त 1947 को। इसको याद रखिएगा, एक क्वेश्चन पूछा है कि संविधान प्रारूप समिति का गठन स्वतंत्रता के बाद हुई या पहले हुई, यानी भारत के स्वतंत्रता के बाद हुआ या पहले हुआ। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर 29 अगस्त लिखा है, हम 15 अगस्त को ही आज़ाद हो गए थे। ठीक। और यह वह समिति थी जो नए संविधान का प्रारूप तैयार की। नए संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली समिति कौन थी? तो प्रारूप समिति थी। ठीक है, प्रारूप समिति थी, करने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। और इसमें 7 सदस्य थे। कितने सदस्य थे? तो 7 सदस्य थे। इसे याद रखना बहुत ही जरूरी है। तो डॉक्टर अंबेडकर इसके अध्यक्ष थे। गोपाला स्वामी अयंगर, अलादा कृष्णा स्वामी अय्यर, के एम मुंशी, सैयद मोहम्मद सदुल्ला, एम माधव राय, इन्होंने बी एल मित्र की जगह ली थी, जिनका स्वास्थ्य के कारण त्याग पत्र दे दिया था। टी कृष्णाचारी, इन्होंने डीपी खेतान के मृत्यु के बाद जगह ली थी। देखिए दोस्तों, इसको याद करने का बहुत ही आसान तरीका है। कैसे? ये जो प्रारूप समिति के 7 सदस्य थे ना, इसको याद करने के याद रखिएगा आप लोग, कृष्णा जी का नाम याद रखिएगा दिमाग में, कृष्णा जी। देखिए कृष्णा जी जैसे कि गोपाल स्वामी अय्यर होते हैं, कृष्णा स्वामी अय्यर होते हैं, मुंशी जी होते हैं एम मुंशी। उसके बाद यहाँ से आप लोग माधव राय, कृष्णा जी को ही माधव कहा जाता है, कृष्णाचार्य तो इसमें है ये है। इस तरह आप लोग कृष्णा जी के नाम को ध्यान में रखकर इसको याद रख सकते हैं। बाकी आप लोग 2 ऐसा है जिसको याद रख लीजिएगा। ठीक है, इस तरह क्या होता है कि संविधान सभा की अगर प्रभाव में आने की बात करें तो डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान में 4 नवंबर 1948 को संविधान के अंतिम प्रारूप पेश करते हैं। अंतिम प्रारूप कब पेश करते हैं? तो 4 नवंबर 1948 को। और इस बार इसे पहली बार पढ़ा गया था संविधान को। इस बार संविधान पहली बार पढ़ा गया था। जब अंतिम बार पेश किया गया प्रारूप को, तो पहली बार संविधान पढ़ा गया था। ठीक है, और इस तरह संविधान में दूसरी बार 15 नवंबर 1948 से विचार होना शुरू हो गया। और इसमें क्या हुआ? संविधान का खंडवार विचार किया गया। और यह कार्य 17 नवंबर 1949 तक चला दोस्तों। इसके बाद इम्पोर्टेंट नहीं।